Hello everyone. Today we will talk about post Freudian approaches. Post Freudian approaches, and we also call it like Neo Freudians. Okay. You call it Neo Freudians also, right? So, Neo Freudians are those people like who started working with Freud earlier and then they broke away. So वो उनसे अलग हो गए बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे जो थी उसके साथ में वो कंफर्टेबल नहीं थे. सो पहले उन्होंने काम किया फ्रॉइड के साथ में, देन दे मूव्ड अवे एंड दे स्टार्टेड देयर own theory. But the basic tenets of like psychoanalytic theory वो उनसे इन्फ्लुएंस थे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप की. और इन्हीं लोगों को हम नियो एनालिटिक, यू कैन से नियो एनालिटिक और पोस्ट फ्राइडियन कहते हैं. अगर हम इनमें क्या कहते हैं इनको हम देखें तो कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्होंने फ्रॉइड का जो साइकोनाटिक थ्योरी है वहाँ से उठाया है और उसमें चेंजेस इन्होंने अपने अकॉर्डिंग किए हैं. एंड दैट इज़ वाई वी कॉल देम नियो एनालिटिक और नियो फ्राइडियंस और पोस्ट फ्राइडियंस, राइट? सो so these theories are characterized by less prominent roles of sexual and aggressive tendencies of the ego and expansion of the concept of the ego. So what is there in the Freud's theory? Freud said that main prominent impulses are सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज, जिसके साथ कोई भी पर्सन मतलब जन्म लेता है एंड दे सो दैट इज व्हाट ही हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस. और ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस वी सप्रेस दीज सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज एंड accordingly personality development और everything happens, right? So इन्होंने जो न्यू फ्राइडियंस थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जिन्होंने नई चीज़ें लाइक कुछ सोशल कॉन्सेप्ट्स और उन सारी चीज़ों को लेकर आए. एंड दे मोर फोकस्ड ऑन लाइक creativity, you can say, and competence and problem solving abilities are emphasized. So they उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल और एग्रेसिव पे फोकस नहीं किया. सो इन्हीं को हम न्यू फ्राइडियंस बोलते हैं. एंड नाउ विल डिस्कस फ्यू पीपल लाइक जो जिनको हम न्यू फ्राइडियंस कहते हैं. तो उनमें से है पहला जो है बहुत ही फेमस नाम है कार्ल यूंग. कार्ल यूंग का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं एम्स एंड एस्पिरेशंस, राइट? तो यूंग ऑल्सो वर्कड विद द फ्रॉइड at early stage of his career, and then he started working alone without Freud. And जो यूंग ने देखा, उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स केवल सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसी से गाइडेड नहीं होता है, बल्कि वो उतना ही अपने एम एंड एस्पिरेशन की वजह से भी गाइडेड होता है. सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स एंड एग्रेशन, इट इज़ अबाउट एम्स एंड एस्पिरेशन ऑल्सो. सो ही सेड दिस and he developed their own personality theory, and we call it analytical psychology, right? To analyze, we'll talk about it. And the basic assumption of this theory was personality consists of competing forces, कि there are multiple competing forces and structure within the individual, and that must be balanced. So rather between the individual and the demands of the society, or between the individual and the reality. So according to Freud, like person is usually
person is sexual and aggressive, and when there is a socialization process, यानी जब हम उसे पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, सो उसको हम वो सप्रेस करना सिखाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हाउ टू बिहेव वो उसको हम सिखाते हैं, जिससे उसका ग्रेजुअली ईगो डेवलप होता है, एंड अकॉर्डिंगली ही जज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स. So this was given by Freud, and then Carl Jung ने क्या बोला कि it is not only society and the individual. He said there are forces within the individual, right? जो उसको गाइड करते हैं, ये उसकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, कि उसके अपने एम एस्पिरेशन उसके अंदर क्या चल रहा है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ए वेरी लाइक डिसाइडिंग फैक्टर for any personality. So it is not about individual and the society, or individual and the reality, what is the like reality outside and what person thinks. So it is not only about that, it is about the forces that works within the individual. So he talked about that thing. So up now here like he also like given very important concepts, that is very famous concept, you can say. He said there is a collective unconsciousness consisting of archetypes or primordial images, है ना. So collective unconscious, Freud said told about unconscious means is a storehouse of like all the memories and everything, and you are not aware about that. So what is collective unconsciousness? So he said it is not individual thing. In Freud it is individual thing, your own memories and everything suppressed in the unconscious. So he said it is not individually acquired, but are the inherited, like it comes from generation to generation. So like God or mother or something, so these are the concepts that we have, and from generations we have. So he called it like collective unconscious, because collecting from one generation to other generation, so you can call it collective unconsciousness. So he said it is not individually acquired but are inherited. Inherited मतलब हमें अपने inheritance में मिला है, हमें एक अपनी जो फैमिली है या हमारे जो बाकी के लोग हैं जनरेशन्स हैं पीछे की, वहाँ से हमें मिलता है. तो उस जैसे एग्जांपल के तौर पर गॉड एंड द मदर अर्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने, तो दे कॉल्ड इट आर्केटाइप्स. So these are the things like God and mothers, we call them archetypes. So these archetypes like we get from generation to generation. And we also found like they are also found in myths, dreams, arts, and all kind of mankind's. Like we call in India we call like धरती माता और मदर अर्थ जिसको हम बोलते हैं, और like सूरज देवता यानी कि सन. So these are the things that we inherit from our ancestors. So Jung held that the self strive for unity and oneness. So when he talks about self, so self strives for unity and oneness. So they talk about unity and oneness. So हमारा जो self है वो एक unity और oneness को पाना चाहता है. और यही जो आर्केटाइप्स हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस्ड होते हैं, एंड इन्होंने बहुत सारा अपना टाइम लगाया इन तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, जो डिफरेंट ट्रेडिशंस में डिफरेंट कल्चर्स में एक्सप्रेस कैसे होते हैं उनको समझने के लिए, और उनको समझने के लिए. एंड देन ही ऑल्सो लाइक सेड दैट जो सेल्फ है, जो अचीव करना चाहता है एक यूनिटी, एक होलनेस एंड वननेस, दैट इज लाइक very important for the self.
and to achieve that thing, the person must be aware, increasingly aware, and there must be some wisdom of like in the one's personal and collective unconsciousness, and must learn to live in a harmony with it. So the person who want to be like uh, want oneness and unity in within the personality I am talking about, and so they must be aware, and they should have wisdom, and as well so that they can live in harmony with themselves, right? And these, and he talked about like collective unconsciousness, and the other one he told personal unconsciousness. Personal unconsciousness, that is your own memories and everything that is suppressed. Collective unconscious, or already told you, that is from inheritance. So this was the so So now I will talk about Karen Horney. Karen Horney had given the concept of optimism. Right. So optimism, the word we know. So Horney was another disciple of Freud and developed a theory that deviated from the basic Freudian principles. So उनसे deviate, ये सारे deviate हो रहे थे उनसे. So he said, she said, like optimism जो है, that is a very important concept. So she adopted a more optimistic view of human life with emphasis on human growth and self actualization. So in Freud's theory, he talked about human being is usually very aggressive and sexual. That is why he talked about two impulses, sex and aggression. And during the process of socialization, we suppress it. But she said that she took a very positive instance towards human. He said कि जो ह्यूमन बीइंग है that strives for growth and self actualization. So it was a optimistic view. Freud was saying the person is in a negative way, and she is saying that person wants to like wants like growth and self actualization. So Horney's major contribution lies in her challenge to Freud's treatment of women as inferior. So Freud treated like women as an inferior human being, and then according to her, each sex has attributes to be admired by the others, and neither sex can be viewed as a superior or inferior. So Freud usually worked with worked with females, वो भी and the females of higher status, so yeah, high socioeconomic status. So and he treated women as a inferior than male or men. So she said it is not like male or female, or like one is better, another is not better or inferior or superior. There are some traits which is like which we can admire in both the sexes. So it is not like कि कोई superior है और कोई inferior है ना. So and then she also said that women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. She argued that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationships during the childhood. So she said, जो women हैं, they are more likely to be affected by social and cultural factors than biological factors.
कि फीमेल्स जो है वो जो हमारे आसपास का सोशल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, उससे अफेक्टेड होती हैं काफ़ी, रेदर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स. एंड सी ऑल्सो सेड कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. तो चाइल्डहुड के दौरान जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं या जो खराब रिलेशनशिप्स होते हैं, डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स होते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. So when parents' behavior towards a child is indifferent, when parents are indifferent, discouraging, erratic, the child feels insecure and feeling called basic anxiety results. So what happens is when parents are, they don't care about the child, or they always discourage कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, or they are erratic. Sometimes they are behaving in a certain way, sometimes they are behaving in a certain another way. So अब क्या होता है जब बच्चे को ये नहीं पता है कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करेंगे, पेरेंट्स क्या रिएक्शंस देंगे, नहीं हो रहा है, सो दे डेवलप एंग्जाइटी एंड वी कॉल इट बेसिक एंग्जाइटी, है ना. दैट इज अ रूट कॉज यू कैन से. सो अर्ली रिलेशनशिप विद parents, specifically primary caregivers, in most of the cases it is mother, so that decides ki how you will be in your adulthood. So अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो पर्सन के अंदर एक बेसिक एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है या पर बच्चे के अंदर. एंड देन डीप रिजेंटमेंट, व्हेन child's basic need and everything is not fulfilled, तो एक रिजेंटमेंट आ जाता है, एक गुस्सा आ जाता है पेरेंट्स को लेके, एंड जिसको हम बेसिक हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं, जो कि एंग्जाइटी की वजह से आती है, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता है एंड द नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड बाय द पेरेंट्स. बाय शोइंग एक्सेसिव डोमिनेंस और इनडिफरेंस और बाय प्रोवाइडिंग टू मच और टू लिटिल अप्रूवल, पेरेंट्स कैन generate among children's feeling of isolation, helplessness, which interfere with their healthy development. So बच्चों के साथ में if the parents are showing excessive dominance का मतलब आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करवाना, एंड या फिर इनडिफरेंस की मतलब ही नहीं रख रहे हैं, एंड और बाई प्रोवाइडिंग टू मच और टू लिटिल अप्रूवल, या तो उनको अप्रूवल ही नहीं प्रोवाइड करें. अप्रूवल मीन्स वॉट एवर दे आर सीइंग दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे आर अप्रूविंग इट, ठीक है, यू आर डूइंग गुड और यू आर नॉट डूइंग गुड. सो इन बोथ द केसेस कि अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बच्चे का अच्छा है नहीं है टू मेक हिम और हर हैप्पी आप उसको अप्रूव कर दें हैं, और वो कुछ भी करे आप उसको डिसअप्रूव करते हैं, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो सकता है. तो पेरेंट कैन जनरेट लाइक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस, कि भाई अगर बार बार आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है आपको अपने बच्चे से, तो क्या होगा, बच्चा आइसोलेटेड फील करेगा. आप उसको अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रेज ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जो भी वो कर रहा है अप्रूवल चाहता है, आप हर चीज़ को या तो ज़्यादा अप्रूव कर दे रहे हैं और या बिल्कुल भी अप्रूव, तो क्या होगा, वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग भी आना शुरू होगी. तो आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस जो है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ your relationship, interpersonal relationship with your family members, basically caregivers, parents, right? So अगर इन दोनों ही केसेस में, है ना, या तो क्या कहते हैं एक्सेसिव डोमिनेंस है या इंडिफरेंस है, और टू लिटिल अप्रूवल है या टू मच अप्रूवल है, तो इन बोथ द केसेस दे मे द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस जो है वो डेवलप होती है, एंड दैट इंटरफेयर्स विद द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो दैट वाज करेन हॉर्नाइज व्यू, राइट.